हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। माय नेम इज़ सनी वर्मा। वेलकम टू निर्मल आईएएस। दोस्तों, आज से मैंने पूरी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। फुल फ्लैज सिलेबस आप लोगों का स्टार्ट हो गया। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने किसी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट आपको नहीं दिया। मैंने ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट कर दिए। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट आपको ज़रूर मिलेगी। हर एक प्लेलिस्ट, जैसे कि आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पॉलिटी की वीडियो है, तो पॉलिटी प्लेलिस्ट में जा करके आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ऐसे ही हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में तैयार कर दूंगा। ये क्लासेस है किसके लिए? पहले तो आप ये सुन लीजिए कि क्लासेस एक्सक्लूसिवली आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए है। सीडीएस एस्पिरेंट और सीएपीएफ एस्पिरेंट इसको देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए, लेकिन ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में इसको कवर करने वाला हूँ। जितने डिटेल में मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा, इतनी देर में तो एनडी और सीडीएस के बच्चों का एग्ज़ाम आ जाता है। तो मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन आईएएस वालों के लिए, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए, आईएएस स्टूडेंट्स के लिए दीज क्लासेस आर फॉर यू। ठीक है। नाउ क्या करने वाले हम आज? जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, देख भी पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ है। ये इंडियन पॉलिटी मैं लक्ष्मीकांत से कवर कर रहा हूँ। लक्ष्मीकांत पीडीएफ से पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी में कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या करना है आप सभी ने नोट्स तैयार कर लेना है दोस्तों अपने। ठीक है। नोट्स तैयार कर लेंगे आप लोग। क्लासेस को देख देख के, क्लासेस को मतलब सुन करके आप अपने नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट जरूर मैं देखते रहिए कि आपको क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट है। अगर मैं किसी भी वीडियो को इंडिपेंडेंटली बना रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर देंगे या मैसेज कर देंगे प्लीज़। व्हाट्सएप क्या है कि व्हाट्सएप मैसेज देखे जाते हैं, कॉल कभी किसी का मिस हो जाता है। काफ़ी बच्चों के कॉल मिस हो जाते हैं ड्राइविंग के टाइम पर, या कहीं पे भी किसी दूसरी चीज़ में भी कॉल मिस हो जाते हैं, तो बात नहीं बन पाती है, ना हो पाती है उनसे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप सो डैट मैं इस चीज़ों को कवर कर सकूं, जो भी हमारे शॉर्ट कमिंग्स हैं। ठीक है। तो नोट्स तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चैनल सब्सक्राइब करना है सभी ने। वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि दोस्त आपके देख लें सभी के सभी। चलिए, लेट्स स्टार्ट इंडियन पॉलिटी एंड वी आर गोइंग टू कवर इंडियन पॉलिटी फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। ठीक है, आप देख पाएंगे, ये लक्ष्मीकांत की बुक है। लक्ष्मीकांत। एक सेकंड यार, ये क्या हो गया इसको। चले, तो ये है लक्ष्मीकांत। राइट। चले जी, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, पार्ट वन, दैट इज चैप्टर वन। क्या है चैप्टर वन? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्या मतलब है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ये मतलब है कि लेटर हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, जैसे कि 1550 के बाद क्या हुआ कि रेनेसा पीरियड काफ़ी ज़्यादा पीक पर था। तो काफ़ी लोग यहाँ से निकले, यूरोप से निकले और अपनी कॉलोनीज बनाने लगे रॉ मटेरियल की तलाश में। तो स्पेन और पुर्तगाल निकला पहले तो, और उनके पीछे पीछे फिर डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डैनिश, ये सभी लोग आए। और ये दूसरे कॉलोनीज को, दूसरे मतलब कंट्रीज को सर्च करते हुए आए। और इनका पर्पस क्या था कि ये यहाँ से रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे और इस रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में ले जाएंगे। वहाँ पर इन्होंने अपनी मशीनरीज बनाई हुई है, फैक्ट्रीज बनाई हुई है, वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर के आएंगे और इन्हीं कंट्रीज में बेच देंगे। तो सस्ता रॉ मटेरियल मटेरियल और महंगा इनका फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कि सस्ती रुई ले गए यहाँ से और उसका महंगा कपड़ा बना करके ले आए, तो इनको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता था। जैसे जैसे इनको प्रॉफिट होता रहा, होता गया, इनकी नीयत के अंदर भी चेंजेस आ गए। फिर इनकी नीयत बदलने लगी, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी के साथ रूल करने लगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो गए, काफ़ी ओप्रेस करा इन्होंने लोगों को। ये जिस कंट्री से ये सभी फ़ायदा उठाते थे, वहाँ पर फैमीन आता था, सूखा पड़ता था, कोई त्रासदी होती थी, तो वहाँ पर ये ध्यान नहीं देते थे, अपने लग्जरी के अंदर ही इन्वॉल्व रहते थे। तो सोशियो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इन्होंने कॉलोनीज को काफ़ी ब्रेक किया, काफ़ी वीक किया। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लॉइट किया। और मीन टाइम हुआ क्या?
मीन टाइम हुआ ये कि ये कॉलोनीज जो थी इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया, फ्रीडम की डिमांड करी इन्होंने। तो आपने देखा कि जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो इंडिया ने जब 1947 में इंडिपेंडेंस लिया और 1950 तक जा करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसके एलिमेंट्स क्या थे? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेलफेयर था, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए इंडिया, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन या एक्सप्लॉइटेटिव गवर्नमेंट। इंडिया होना चाहिए एक वेलफेयर स्टेट। कैसा वेलफेयर? सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन या जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है इंडिया ने सीखी ब्रिटिशर्स के आने से, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले इस्लामिक रूल था। इस्लामिक रूल से पहले प्रोविंशियल जो थे स्टेट्स थे। तो उस टाइम पर क्या था कि ये एलिमेंट थोड़े से भारत में नहीं थे डिसेंट्रलाइजेशन थी भारत में बिल्कुल, लेकिन वो उस काल की थी, उस समय की थी। अभी हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ है। हालांकि ये देखिए मॉडर्न सोसाइटी, मेडिवल सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी, ये सारे मिसनोमर्स हैं मेरे लिए। तो मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा एडवांस हैं, हमारे से ज़्यादा एडवांस थे एंशियंट के लोग। मॉडर्न बस आप मान लीजिए कि जिस तरीके से अभी हमने कैटेगराइज किया उसी तरीके से हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैं मॉडर्न का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी के एलिमेंट है, जैसे कि आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इलेक्शन हो गया, हम्म, और सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ये सभी के सभी पिलर्स माने जाते हैं डेमोक्रेसी के। तो डेमोक्रेसी के एलिमेंट भारत ने ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान सीखे। और कैसे सीखे? उनकी ऑपरेशन से सीखे। उन्होंने भारत को ऑपरेस किया, शोषण किया उन्होंने भारत का। उस शोषण से तंग आकर के, एक्सप्लॉयटेशन से तंग आकर के हम लोगों ने एजिटेशंस किया, हम रेबल हुए, हमने डिमांड करी कि आप इस कंट्री से जाओ, हम खुद अपने आप को रूल करेंगे, क्योंकि आपने हमें सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी वीक कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का समय हमें पढ़ना है, उनका रूल हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस करी। तो देखिए ब्रिटिशर्स की जो टाइम पीरियड है ना, वो दो पीरियड में है। एक है कंपनी रूल, एक है क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक है। कौन कौन से इवेंट आते हैं इसमें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। क्राउन रूल 1858 से 1947 तक है। कौन कौन से इवेंट इसमें आएंगे मैं बिल्कुल साथ साथ बताऊंगा, जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंटली इसको पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे, ठीक है। तो कंपनी रूल क्या है? कंपनी रूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में उसने एक चार्टर रिसीव किया था एलिजाबेथ से, और फिर वो भारत में आए थे। भारत में आकर के जहांगीर के कोर्ट में उन्होंने बोला था कि हमें फैक्ट्रीज लगाने दें। मसूलीपट्टनम में टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई, पुर्तगालियों को हराया तो सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जहाँ पर इनके वेयर हाउसेस थे, जहाँ पर ये वो माल भारत से सिक्योर करते थे, मसाले, चाय, कॉटन, उन सब के जो बॉक्सेस बना करके रखते थे उसको वेयर हाउस बुलाते थे लोग, फैक्ट्रीज भी कहते थे, ट्रेडिंग पोस्ट भी कहते थे, ठीक है। तो पहले तीन ट्रेडिंग पोस्ट थे इनके पास, एक मद्रास था, एक बॉम्बे था, और एक बंगाल था, ठीक है। बंगाल इनकी कैपिटल की तरह सर्व करता था। तो ब्रिटिशर्स ने दूसरी यूरोपियन पावर्स को हराया, जैसे कि पोर्चुगीज को हराया, अभी आपने सुना, फ्रेंच को हराया बैटल ऑफ वंडी वॉश में, डच को हराया बैटल ऑफ चिंसुरा में, बैटल ऑफ बेदरा भी कहा जाता है उसे। इन सभी बैटल्स में हरा करके अल्टीमेट जो विनर थे वो ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स के पास तीन प्रेसिडेंसीज थी। जैसे जैसे वो दूसरे एरिया को जीतते रहे उनको प्रोविंसेस बना दिया। जहाँ जहाँ पर रियासतें थी, जहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे, वहाँ पर इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया और उनको पेंशन पर रख करके अपनी आर्मी रखते थे उनके एरिया में, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को रूल कर रहे थे ये पूरे भारत में। हुआ क्या कि 1773 के आसपास इनको न्यूज़ मिली कि अमेरिका इनके हाथ से निकलने वाला है। फ्रेंच हेल्प कर रहा था 13 कॉलोनीज की, और अमेरिकन के हाथ से निकल रहा था।
इनको रिवेन्यू की ज़रूरत थी क्योंकि दूसरी कॉलोनीज इन्होंने बनानी थी, जैसे अमेरिका को बनाया हुआ था, ठीक है, इंडिया को बनाया हुआ था, चाइना को बनाया हुआ था, श्रीलंका को बनाया हुआ था। ये कॉलोनीज इन्होंने बनाई थी, उन एरियाज से वीक रूलर को इंस्टॉल करते थे ये, वहां से रॉ मटेरियल लेकर के आते थे और उसी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट उसी कंट्री में आकर के बेचते थे महंगे दाम पर, जिस कंट्री से रॉ मटेरियल उठाते थे, ठीक है। अब रॉ मटेरियल, जैसे भारत भी इनकी एक कॉलोनी थी, अब अमेरिकन के हाथ से निकल रहा था, तो इनको ये था कि भारत भी हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों ने कुछ चीजें सीख ली। उन्होंने बोल दिया कि जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा हम टैक्स नहीं देंगे। बोस्टन टी पार्टी वगैरह, ये सभी जो चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आती है, और वो अमेरिका की जो जो उनका फ्रीडम है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पर इन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोल दिया था कि हमारे हाथ से इंडिया नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। इंडिया इनके लिए एक कैश काउ की तरह था। कैश काउ का मतलब है कि काफी ज्यादा जितना भी रेवेन्यू जनरेट करते थे, उससे जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, उसकी फंडिंग इंडिया से मिल रही है, सारी सैलरीज इंडिया से फंडिंग मिल रही है, आर्म्स एंड एमुनेशन इंडिया से फंडिंग मिल रही है, इनकी लग्जरी लाइफ इंडिया से फंडिंग मिल रही है, इलेक्शन इनकी कंट्री में कंडक्ट हो रहे हैं, इंडिया से फंडिंग मिल रही है। इंडियन के हाथ से निकला तो ये काफ़ी वीक हो जाएंगे, फिर फ्रांस भी हंसेगा इनके ऊपर, ऑस्ट्रिया भी हंसेगा, जर्मनी भी हंसेगा, डच भी हंसेंगे, रशिया भी हंसेगा। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया को स्ट्रिक्टली रूल करना है, तो जितना भी भारत इनके पास है उस टाइम पर 1773 में, उस एरिया से अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग इनको मिलनी चाहिए, लड़ाई लड़ो और ज़्यादा एरिया को ब्रिटिश इंडिया के अंदर लेकर के आओ या ब्रिटिशर्स के अंदर लेकर के आओ। ये इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दे दी थी, इन्होंने मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को रूल करने के लिए एक कंपनी रूल के तहत रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर सबसे पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को रूल करने के लिए, और भारत को रूल करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। भारत ने क्या क्या चीजें सीखी इससे, देखिए। पहली बात तो ये साथ सीख लीजिए, आप जान लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने भारत को रूल करने के लिए ये एक्ट बनाए थे, भारत के वेलफेयर के लिए नहीं बनाए थे, ठीक है। तो ये माइंड में रखना, ये एक आई ओपनर होना चाहिए आपके लिए। ये मत सोचो कि ब्रिटिशर्स ने भारत में ये इंट्रोड्यूस किया था, वो इंट्रोड्यूस किया था। अगर किया था उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, आप लोगों के लिए नहीं किया था, आप लोगों की सहूलियत के लिए नहीं किया था, आप लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं किया था, अपने बेनिफिट के लिए किया था उन्होंने। अगर रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी, अपने बेनिफिट के लिए किया था, कम्युनिकेशन अपने बेनिफिट के लिए किया था। और उनकी देन क्या है, फेमीन उनकी देन है, एक्सप्लॉयटेशन उनकी देन है, करप्शन उनकी देन है, ब्राइबरी उनकी देन है, मिस गवर्नेंस उनकी देन है। ये सारे ब्रिटिशर्स के, जो सेल्फिश गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की उस टाइम पर, और भारत को एक्सप्लॉइट जब उन्होंने किया, तो भारत ने उस, जो कहते हैं ना हम, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि हमने बुरे समय पर किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज किया और चीज़ें सीखी हमने, है ना। तो वो यहाँ पर देखिए कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके फीचर क्या थे, पहले तो आप ये देखिए। अच्छा, मैं पहले बता दूं, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 है ये, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने 1950 में रिपब्लिक बने हैं ना, उसके पीछे की कहानी क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और जो आज के इंस्टीट्यूशंस हैं, आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज की जो प्रैक्टिसेस है भारत में डेमोक्रेसी की, वो भारत में कब इंट्रोड्यूस हुई और कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुई, ये उसके बारे में है, ठीक है। द फीचर ऑफ दिस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहले तो ये जान लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग को भेजा इन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा किसको, वॉरेन हेस्टिंग को, और बोला
कि अब आपको गवर्नर जनरल बना करके भेज रहे हैं और आपको इंडिया को स्ट्रिक्ट मैनर में रेगुलेट करना है, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज को रेगुलेट करो, आपको कुछ पावर्स दी जा रही है उसको रेगुलेट करो, इंडिया से फंड जनरेट करो, हमें पैसे की जरूरत है उसको भी रेगुलेट करो। तो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिशर्स ने भारत में अपने पैर और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में। तो यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट गवर्नर हुआ करते थे, ए बी सी में इंडिपेंडेंट गवर्नर्स हुआ करते थे, गवर्नर। ठीक है, ये गवर्नर क्या थे, इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे के, मतलब कि बी ए से इंडिपेंडेंट है, ये इसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, अपनी नोज पोक नहीं कर रहा है, ना ए सी में कर रहा है ना सी बी में कर रहा है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। लेकिन 1773 से क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर है ना उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। मतलब क्या हुआ कि जो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर है अब ये एक ही बातें मानेंगे। ए क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, सीनियर हो गया, और बॉम्बे और मद्रास क्या हो गए, जूनियर हो गए। तो पहला सीनियर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, उसको एक काउंसिल भी दी गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कितने मेंबर्स की, 4 मेंबर्स की। ठीक है, तो 4 मेंबर्स और खुद एक गवर्नर जनरल। तो ये आ गए आपके पास कहाँ, रेगुलेटिंग एक्ट से ये आ गए। अब इससे क्या सीख मिलती है, इससे सीख मिलती है ये, देखिए ये जो है प्रेसिडेंट की तरह है, जो भारत का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल की तरह भी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लिख देता हूँ, पीएमओ की तरह, एक सीनियर और उसके 4 मेंबर्स क्या करने वाले हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, और कैसी टेंडेंसी के साथ कर रहे हैं, सेंट्रलाइज टेंडेंसी के साथ कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है, केंद्रित शासन है। ठीक है, जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी है अब गवर्नर जनरल की जूनियर हो गई, सबॉर्डिनेट हो गई। ठीक है, ये तो हमने लिख ही दिया था पहले, हमने कर लिया था इसको। आगे चले जी। देखिए क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके जो एम्प्लॉयज थे वो ब्राइबरी के अंदर इन्वॉल्व थे। अगर कोई डच का बंदा आ रहा है इनको ब्राइबरी दे रहा है तो ये गलत काम कर देते थे, अपनी पॉकेट के अंदर पैसा जाता था इनके। ठीक है, तो इन सब प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कोर्ट, जो आज की जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट पिलर है डेमोक्रेसी का। ये बात हमने कहाँ सीखी, ये हमने बात सीखी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट हालांकि 1 साल बाद बना था, 1774 में बना था। उसका एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे। ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारत में जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जो बिल्डिंग है वो 74 में हमारे पास आई है। ठीक है, क्लियर। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम engaging in any private trade or accepting present or bribe from the natives। जो भारत के लोग हैं, जो भारत में रूल कर रहे हैं, दूसरी और ताकतें भी हैं, चाहे वो भारत का हो चाहे बाहर का हो, यूरोप से आकर के बस हो, वो आपको अगर गिफ्ट देंगे तो आपने नहीं लेना है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। आप सैलरी मिल रही है आपको काम करने की, सिर्फ सैलरी होनी चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलें आगे। It strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of directors
टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। देखिए क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक एजेंट की तरह काम करेगी। इनका मास्टर कौन होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट होगी। ठीक है, क्लियर जी। चले, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कि इनको रेवेन्यू जनरेट करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये पावर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। सिविल मैटर्स मतलब कि वो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज लॉ बना सकते हैं, मोहम्मदन लॉ बना सकते हैं, दूसरे भी जितने भी हमारी भारत की सोसाइटी है उसको लेकर के ब्रिटिशर्स अब उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं सिविल मैटर्स में। और मिलिट्री अफेयर्स भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि वो किससे लड़ रहे हैं, कब लड़ रहे हैं, कितनी उनको रिटेलिएशन चाहिए, ये सारी बात उनको लिख करके देनी पड़ेगी इन रिटर्न। किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट उसी हिसाब से एंगेजमेंट करेगी, अरेंजमेंट करेगी इनके लिए। ठीक है, और रेगुलेट कर दिया इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, चले आगे। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कुछ अमेंडमेंट इन्होंने लेकर के आए 1781 में। इस अमेंडमेंट के अंदर देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ इंटरफेरेंस वगैरह की होगी, जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल है उनसे सवाल जवाब किया होगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई, इंडिपेंडेंट है आप दोनों, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करोगे आप। तो सुप्रीम कोर्ट को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि आप ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए हुए डिसीजंस के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, और ना ही आपकी जो जुरिस्डिक्शन है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए हुए डिसीजंस के ऊपर होगी। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो, कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए हुए जो भी उन्होंने ऑफिस में रहते हुए काम किया है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता जो काम, जो डिसीजन लिए हैं प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट ने ऑफिस में रहते हुए। ठीक है, तो वो चीज़ जो है आर्टिकल 361 हमने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 से सीखी। क्लियर है जी। और एक इम्पोर्टेंट बात, डेमोक्रेसी के जो पिलर है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उसमें जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, ये 1781 में बोल दिया गया था। ठीक है, it excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue. सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। राइट, चलें। It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction all over the inhabitants of कलकत्ता। देखिए कलकत्ता जो है वो एक प्रेसिडेंसी है, ये प्रेसिडेंसी 3 गांव से मिलकर के बनी थी, सुतनाती, गोविंदपुर एंड कालिकाता। कालिकाता, इन तीनों को किसने मिलाया था? इसने जोब शारनोक ने, जोब शारनोक। ठीक है, अब जोब शारनोक ने जो किलेबंदी करी थी, जो फोर्टिफिकेशन करी थी, जो दीवारें खड़ी कर दी थी इस गांव के आसपास, इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुरिस्डिक्शन आएगा। मतलब कि आप कलकत्ता में रहते हुए अगर करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, दूसरे प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, सिविल मैटर्स में इन्वॉल्व है, तो भैया आपके ऊपर कार्रवाई होगी, केस बनता है आपके। ठीक है, और जो भी कोई केस आया सिविल मैटर में आया, अगर वो हिंदू है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली उसको सज़ा सुनाई जाएगी या जजमेंट दिया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम आया तो उसको मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंगली सज़ा सुनाई जाएगी या कोर्ट को जो परस्यू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर।
सबसे बड़ा जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं होगा, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो क्या, वो होगी कोर्ट ऑफ अपील। फाइनल अपील जो है वो आप कोर्ट में ना जाकर नहीं करेंगे, फाइनल अपील आप जा करके करेंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास जा करके। ठीक है, क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है, झूठा एक केस बना है मेरे ऊपर कि मैंने किसी को मारा। ठीक है, और मेरे ऊपर लगा दी पेनल्टी 500 रुपए की। तो मैं जाऊंगा, अब मैंने मारा ही नहीं किसी को, मैं 500 रुपये क्यों दूँ? मेरे को पेनल्टी क्यों लगेगी? तो ऐसे में मैं जाऊंगा गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास और उसको जा करके मैं बोलूँगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो मेरे ऊपर लगाए हुए चार्जेस को ख़त्म कर दे। तो फाइनल अपील जो है वो गवर्नर जनरल के काउंसिल में जा करके होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके होगी। बेइज्जती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। इट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। जो भी प्रोविंशियल कोर्ट हैं, जो सदर दीवानी जैसे होते हैं, छोटे कोर्ट होते हैं, ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर जो कोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो डिसीजन लेना है वो किस तरीके से काम करेंगे, कितनी उनकी स्ट्रेंथ होगी, कितनी उनको पावर मिलेगी, ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल डिसाइड करेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल डिसाइड करेगा इसको। अब इसके बाद आता है जी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की क्लास पहले आप नोट्स को बनाना सीख लीजिए। ठीक है, अभी मैं क्लास ये फिलहाल आज का जो सेशन है यही ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन सेम डे आज ही पिट्स इंडिया एक्ट से मैं स्टार्ट करूँगा, दूसरी क्लास भी आएगी, आपने देखना ज़रूर है। ठीक है, इन वीडियोस को देखते रहिए। मैं लाइव तब आऊँगा, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब जब आप थोड़े से फैमिलियर हो जाएंगे, बच्चे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तब मैं आपसे लाइव क्लासेस में आकर के मिलूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये एक इन्फॉर्मेशन भी हो गई आपके लिए, एक अनाउंसमेंट भी हो गई, और हमने 2 पॉइंट पढ़ भी लिए, 2 एक्ट पढ़ भी लिए। ठीक है, आज ही जल्द ही दूसरा सेशन भी आपके सामने आएगा जिसके अंदर हम पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट करेंगे, और पॉलिटी के नोट्स आप लोग बनाते रहिए। यू गाइस टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।